देखिए बेटा, एक सेकेंड। बेटा जो टॉपिक है हमारा, ध्यान से समझना। अभी हमें मैक्सिमम मिनिमम पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, 2-4 लेक्चर्स अभी और आएंगे उस पर, ठीक है। और उससे पहले क्या कहते हैं, रोल्स थ्योरम पे जा रहे हैं हम लोग। कुछ मेन वैल्यूज थ्योरम होती हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले चैप्टर में। एक होता है रोल्स थ्योरम, एक होता है आपका लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, और रोल्स और लैग्रांज के बाद में एक लास्ट में आता है बेटा आपके पास, वो है रोल्स थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद एक कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम भी हम लोग देखेंगे। तो 3 मीन वैल्यू थ्योरम हमें देखना है। तो पहला देखते हैं अपन बेटा आज रोल्स थ्योरम कि रोल्स थ्योरम क्या है। अच्छा सुनो बेटा, एक चीज, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं ना काफी इजी होते हैं, मतलब सिंपल होते हैं, बट दिक्कत क्या होती है हमारे साथ कि हमें पता नहीं होता कि उसको चेक कैसे करना है। तो ध्यान से समझो, सिंपल सा टॉपिक है, पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या, फिर अपन बात करते हैं। ध्यान देना, बातें नहीं करना है आपको। सुनो, जैसे बेटा हमने ये बोला y = f(x), मैंने आपको कोई भी एक फंक्शन दिया, y = f(x) दिया हुआ है, और साथ में मैंने आपको एक इंटरवल डिफाइन किया बेटा a to b। x जो है वो क्लोज इंटरवल ab में डिफाइंड है। अब आपको ये बताना होता है यहाँ पे कि इस इंटरवल AB में, क्लोज इंटरवल AB में fx रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करेगा या नहीं करेगा। मतलब रोल्स थ्योरम की कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को ये फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो बस हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना मैक्सिमम इसी टाइप के होते हैं कि जहाँ पे हमें सिर्फ उसको क्या करना होता है कि आपको बस ये चेक लगा करके बताना है कि वो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जरा देखो, मैं प्रॉब्लम्स पे आता हूँ, मतलब समझाता हूँ। अब बता दी सर, यदि हम उसका कंडीशन चेक करने के लिए जाएंगे तो कंडीशन आप चेक कब कर पाओगे, ये बताओ बेटा। जब आपको कंडीशंस पता होंगी। तो सबसे बड़ी बात आई कि यहाँ पे वो कंडीशंस होती क्या है। तो ध्यान से सुनो, मैंने लिख दिया इसलिए अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। क्या लिखा है, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या लिखा है, लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। हमने कोई f एक रियल वैल्यूड फंक्शन बोला है। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब हम सिर्फ रियल वैल्यूज के लिए सॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। डिफाइन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल में एक f डिफाइंड है फंक्शन हमारा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया y = f(x), x belongs to a to b इन क्लोज इंटरवल, ठीक। अब सुन, कंडीशन क्या है, सच दैट, फर्स्ट कंडीशन, आपको सबसे पहले ध्यान से समझिएगा बेटा, आपको सबसे पहले फंक्शन का चेक लगाना है कि जो फंक्शन है f(x) इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब वो जो फंक्शन आपको दिया गया है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, क्लोज्ड इंटरवल मतलब ए और बी को इंक्लूड करते हुए उनके बीच के हर पॉइंट पर फंक्शन मेरा कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। मेरा फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। यदि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, समझ पा रहे हो मेरी बात, यदि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी मैं अगली वाले स्टेप का चेक लगाने जाऊंगा। अदरवाइज यदि इस कंटिन्यूअस नहीं निकला तो मैं वहीं के वहीं इस प्रॉब्लम को छोड़ के निकल जाऊंगा, ठीक है। तो पहली चीज आपको कंटिन्यूटी का चेक लगाना पड़ेगा कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या नहीं है। कहां पर, इन क्लोज इंटरवल ए बी में। अच्छा दूसरा देखो, आपको मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से रुको एक मिनट। एक सवाल आता है, ध्यान से सुनो, एक हर स्टेप को अपन साथ में करते चलते हैं। यदि मैं बोल रहा हूं कि f(x) कंटिन्यूअस है तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आएगा, क्या हम सिर्फ कंटिन्यूटी का फिर चेक लगाएं, LHL निकालें, RHL निकालें, फंक्शन की वैल्यू निकालें और फिर जाकर के हम फंक्शन को देखें कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो बेटा देखो, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ का मेन टास्क जो है ना वो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, कंटिन्यूटी को चेक करना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर उतनी बड़ी मेथड पे जाएंगे भी नहीं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, थोड़ी चीज़ें ध्यान रखो, आप डायरेक्ट करोगे क्या। ध्यान से, जो f(x) इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी में बोला जरूर है। तो हम लोग बोलते हैं कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं बेटा जो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब जिसका ग्राफ टूटता नहीं है, तो वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस ही हुआ ना। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, यदि मान ली बेटा मैं इसके एक एग्जांपल ले लूँ, sin x। क्या f(x) = sin x एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन में? बिल्कुल होता है सर, पूरा ग्राफ ऐसा चलता है, हाँ है ना। तो वो कहीं पर भी अपने डोमेन में टूटता नहीं है। तो जैसे ही तुम्हें मान लो जो फंक्शन में sin x दिया, sin 2x दिया, sin 3x दिया, आपको पता है यदि साइन का नेचर है तो वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, तो आपको चेक लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे लिख लो कि हाँ कंटिन्यूअस है। नहीं समझ में आया? हाँ, उसी तरीके से जैसे cos x, यदि मैं cos x बोलूं तो मैं बोलूंगा सर cos x मेरा कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि cos x का ग्राफ पूरा एज इट इज चलेगा इस तरीके से, तो cos x भी अपने उसमें कंटिन्यूअस है। लेकिन यदि मैं tan x बोल दूं तो कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों?
आपको पता है कि 10x का ग्राफ कहाँ पे टूटता है बेटा? π/2, -π/2, 3π/2, 5π/2 सब पे टूटता है। तो हम लोग बोलते हैं कि वो उसमें कंटिन्यूस नहीं है। चलो, तो आपको कुछ जो मेन में है वो बता रहे हैं। तो देखो, एक तो sin x हो गया, एक cos x हो गया, एक e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का ग्राफ याद करके देखो बेटा, e टू दी पावर x भी एकदम सीधे स्ट्रेट चलता है ऐसा, या तो ऐसा जाएगा या ऐसा आएगा, डिपेंड करेगा कि सॉरी e की पावर x तो सीधे ही जाएगा, है ना। और अब सुनो ध्यान से, तो e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो भी अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। तो यदि उसका फंक्शन दिखता है तो भी उसको तुम आंख बंद करके कंटिन्यूस बोल दो। e की पावर x के बाद बेटा log x, ये भी कंटिन्यूस है। आपको याद है log x का ग्राफ ऐसा नीचे से ऐसा जाता है, तो इस तरीके से जाता है। तो अपने डोमेन में, मतलब जहां पर वो डिफाइंड होता है उतने में तो पूरे में कंटिन्यूस है ना, ठीक है। तो जो log x है वो भी अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है। इसी तरीके से एक और चीज, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है बेटा वो हर पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में डिफाइंड होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब समझना, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा मतलब fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दे दे, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दे दे। तो यदि आपको इस तरीके का कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन देता है, कांस्टेंट फंक्शन यदि बोला जाए, कांस्टेंट फंक्शन, तो भी वो कैसा है? कंटिन्यूस। तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शंस आएंगे वो सारे अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। तो भैया हमें इतना समझ में आया कि हाँ भैया ये कंटिन्यूस है। तो अब जरा बताओ मुझे क्या क्या कंडीशंस निकल के। अब देखिए कौन कौन से फंक्शन मेनली, sin x, cos x, e की पावर x, log x और पॉलिनोमियल, ये सारे अपने डोमेन में कैसे होते हैं? कंटिन्यूस। तो देखो आपको मैक्सिमम टाइम 90% केसेस में, 95% केसेस में जो फंक्शन मिलेगा वो इनमें से ही कोई होगा। समझ आ रहा है? तो हमें बस देखते से बोलना है कि भैया वो कंटिन्यूस है या नहीं है। समझ में आएगा? मैं भी प्रॉब्लम्स करवाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। पहला चेक क्लियर है? चलो, जैसे ही हमने पहला चेक लगा दिया, अब पहला चेक लगाने के बाद में हम दूसरे वाले पे आए। अच्छा देखो बेटा, एक और चीज बताते हैं, चलो उसमें सेकंड वाले बताएं, उसके बाद बात करें। सेकंड वाले में क्या बोले सर? fx इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ab। ओपन इंटरवल ab में, ओपन इंटरवल ab, a और b को इंक्लूड नहीं किया। तो ओपन इंटरवल ab में, ओपन इंटरवल ab में फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब उस ab में, उस इंटरवल में, जैसे मान लो बेटा मैंने लिखा 2 to 5, तो 2 से 5 के बीच में मेरा फंक्शन कैसा होना चाहिए? डिफाइंड। किस चीज के लिए? डिफरेंशिएशन के लिए। मतलब डिफरेंशिएशन जो है ना, हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे और वो कैसा डिफाइन होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब देखो तुम्हारे दिमाग में एक थॉट है, यहाँ पे भी आता है कि सर अब डिफरेंशिएबिलिटी का चेक लगाएंगे क्या? डिफरेंशिएबिलिटी का भी चेक हम लोग लगाते हैं, तो एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एक राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, वो खुद अपने आप में एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम उतना उस पर नहीं जाएंगे। आपको सीधा सा फंडा क्या करना है मालूम है? आप सीधे सीधे उसको डिफरेंशिएट करो। जैसे मान लो सपोज करो मैंने बोला थोड़ी देर के लिए एक इंटरवल ले लेते हैं, इसी को 2 to 5 बोला, ठीक है, और हमने कोई फंक्शन दिया था fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब आपको चेक करना है कि ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। आप सीधे सीधे इसका डिफरेंशिएशन निकालो बेटा, f डैश x कितना आएगा? 2x माइनस 2 आ गया। अब देखो डिफरेंशिएशन निकल गया ना। अब मैं क्या करता हूँ मालूम है? मैं ये सोचता हूँ कि सर 2 से 5 के बीच में, 2 से 5 के बीच में x की कोई भी वैल्यू यदि यहाँ पे रखने के लिए जाऊं तो ये नॉट डिफाइंड तो नहीं करेगा, ये नॉट डिफाइंड तो नहीं करेगा। यदि मान लीजिए किसी कंडीशन में कोई वैल्यू रखा और मान लो किसी वैल्यू को रखने पर ये नॉट डिफाइंड देने लग जाए, मतलब डिवाइड में 0 आ जाए, तो डिफरेंशिएशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। मतलब हम बोलेंगे कि हमारा डिफरेंशिएशन वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। समझ में आए? तो हमको बस यही देखना है बेटा, डिफरेंशिएशन करिए और इसको लिखिए। अच्छा जैसे देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि f डैश x इसका ऐसा आया होता 1/x माइनस 3। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये f डैश x निकाला और वो हमें 1/x माइनस 3 मिल जाता, और इंटरवल हमारा 2 to 5 है। तो हम क्या करेंगे? हम सोचते हैं सर 2 से 5 के बीच के नंबर जब ये x के प्लस पे रखूँ तो ये डिफाइन होना चाहिए, बट मेरे को लगता है सर 2 से 5 के बीच में एक नंबर 3 आता है और 3 माइनस 3 मिलकर के 0 हो जाएगा और 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि वहां पे डिफरेंशिएशन मेरा नॉट डिफाइंड हो रहा है उस इंटरवल में। इसका मतलब है कि उस इंटरवल में मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अभी समझ में आया? तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, सिंपल तरीका, जहां पे हम निकालने जाए कि आप इस तरीके से निकालो, आपको फंडा क्लियर हो जाएगा। कंफ्यूजन है? नहीं? तो अपन सेकंड वाले स्टेप से चेक लगा सकते हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो कैसे चेक लगाना है बेटा? सिंपल सा डिफरेंशिएशन करिए और सोचिए कि उस इंटरवल में वो डिफाइंड तो हो रहा है ना। कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जहां पे वो नॉट डिफाइंड हो रहा हो।
जहाँ पे नॉट डिफाइंड हो रहा है इसका मतलब है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अभी क्लियर है? अब सुनिए, अब सुनो, अब इसके बाद देखो, ये वाला फंडा हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद में देखो अब क्या बोलता है। आपका सेकंड वाला चेक हो गया, फिर थर्ड वाला चेक लगाएंगे। अच्छा बेटा, एक चीज का और पॉइंट आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, यहाँ पर हमने क्लोज इंटरवल लिखा और यहाँ पर हमने ओपन इंटरवल लिखा है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है मैं भी समझाता हूँ तुम्हें ग्राफ के थ्रू। तीसरी कंडीशन क्या है सर? एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब जो भी हमें फंक्शन दिया गया ना एफ एक्स, उसमें एक बार ए रखिए एक्स के प्लेस पे, एक बार बी रखिए, तो एफ ए निकालो और एफ बी निकालो, और यदि उन दोनों की वैल्यू भी इक्वल आ जाए, थर्ड स्टेप में यदि उन दोनों की वैल्यू कैसी आ जाए? इक्वल, तब मैं फोर्थ स्टेप में क्या बोलता हूं मालूम है? यदि वो इक्वल आ जाए तब हम क्या बोलते हैं? देन देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, मतलब तब हम बोलेंगे कि कम से कम एक वैल्यू है सी, किसकी? एक्स की, इन ओपन इंटरवल ए बी फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0। मतलब इस ओपन इंटरवल ए बी में, ए से बी के बीच में कम से कम 1.1 सी ऐसा होगा जहां पर उसका एफ डैश सी 0 हो रहा होगा, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें सी रखेंगे तो वो आंसर कितना दे रहा होगा? 0। तब हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा कंडीशन है। और यदि मान लीजिए ये पूरी चीजें सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन उस रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। इतना समझ में है? ठीक है, अब सुनो इसका देखो, अभी ज्योमेट्री के लिए मैंने बताया नहीं, अब बताता हूँ तब समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार ये नोट कर लीजिए, तो मैं इधर साइड आपको ग्राफ बना करके समझाता हूँ, जल्दी से बताओ। ये फंक्शन नोट कर लो जल्दी। अब देखिए बेटा, समझिए इस चीज को, है ना, ध्यान देना। एक्चुअल में ये क्या है वो देखो तुम ध्यान से। मान लो बेटा मैंने एक फंक्शन बनाया, बातें नहीं, सुनो, हमने एक फंक्शन लिया x, इधर एफ एक्स। अब मैं इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए ग्राफ बनाऊंगा। कैसे बेटा? ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि जो ग्राफ हमारा बन रहा है, सपोज करो वो ग्राफ इस तरीके का हो। अब तुम्हारे सवाल आएगा कि ऐसा ही क्यों बनाया, कुछ और भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं कुछ चीज़ों को सोचते हुए चला। क्या? पहली चीज़ कि क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन मेरा कंटिन्यूस होना चाहिए, तो ब्रेक नहीं करवाना था। तो मान ले बेटा ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है? ए, और ये पॉइंट हमारा कौन सा है? बी। तो हमने ए से बी में हम इधर गए, तो हमने इस तरीके से बनाया। दूसरी चीज़ वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, तो है डिफरेंशिएबल भी है हमारा फंक्शन। तीसरी चीज़ एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए था, एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो देख बेटा यहाँ से ए पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो एफ ए है यहाँ पे, और यहाँ से जो मिलेगी वो भी मेरे लिए एफ बी है, और दोनों सेम है। तो यहाँ से मैंने एफ ए और एफ बी को सेम बनाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ध्यान से समझो, मेरे को ग्राफ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो आपको एफ ए पे थे और वापस एफ बी पे आना है, तो मैं नीचे गया, फिर वापस उठ करके वापस तभी तो आ पाऊंगा बी तक। तो एक तरीका मेरा ये बनता है, दूसरा एक तरीका और बन सकता था। क्या मालूम? दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती थी यहाँ पे कि मैं ऐसा कर लेता कि इस ग्राफ को ऐसा बना दूं, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी, और देखो दोनों मिलकर के एफ ए और एफ बी मुझे यहीं पे दे देंगे, दोनों सेम है। लेकिन अब ग्राफ मेरा नेचर कैसा बन गया? अपवर्ड। ठीक, तो देखिए मैंने दो ग्राफ बनाए, एक डाउनवर्ड्स, एक बनाया अपवर्ड्स, दोनों मिलकर के मेरे टोटल बने फाइनली। हाँ है ना? अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। यदि मैं इस तरीके से बनाता हूं तो ये कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है ना, कि एफ एक्स कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है दोनों में। तो जरा सोचो एक चीज, यदि ये कंडीशन को फुलफिल करते हुए कि एफ ए पहले था और बाद में भी वो एफ बी है, तो या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। तो आपको कम से कम एक पॉइंट बीच में सी ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर बेटा मैं टेंजेंट को बनाने जाऊं तो वो टेंजेंट मेरे लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा होगा। अरे आएगा, समझे? तो मैं बोला कि कम से कम एक पॉइंट यहां जरूर ऐसा है जहां पर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा होगा। अच्छा, टेंजेंट यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 0, टेन थीटा भी 0, स्लोप भी 0, और स्लोप मतलब एफ डैश एक्स भी 0। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यदि यहाँ पे पैरेलल आ रहा है तो यहाँ पर एफ डैश सी की वैल्यू कैसी हो रही होगी? 0। तो मैंने बोला कि कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहां पर एफ डैश सी 0 हो रहा होगा। अब मीनिंग समझ में आए? अभी यहाँ देखो दूसरे में, ए से बी, मान लो ए यहाँ था, फंक्शन ने इंक्रीज करना स्टार्ट किया, बढ़ते फिर डिक्रीज हुआ और फिर वापस बी पर आए, और दोनों सेम है। तो बेटा फिर से मुझे कोई ना कोई पॉइंट एक ऐसा जरूर मिलेगा यहाँ पर सी
जहां पर मैं यदि टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए जाऊं तो वो टेंजेंट मुझे कैसा मिल रहा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहां पर भी थीटा 0, तो टेन थीटा 0, तो स्लोप 0 तो एफ डैश सी 0। तो इस पॉइंट पर भी एफ डैश सी की वैल्यू कैसी हो गई, 0। तो देखो मैंने इतना तुम्हें समझा दिया, मीनिंग क्या समझाया, ध्यान से सुनो क्या, कि यदि ये कंडीशंस को फुलफिल करेगा तो कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जहां पर एफ डैश सी की वैल्यू 0 हो रही होगी। अच्छा अब मेरी बात और सुनो, एक चीज सुना, यहां पर उसने बोला एटलीस्ट वन वैल्यू, मतलब कम से कम एक वैल्यू। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही आएगी, एक से ज्यादा वैल्यूज भी ऐसी हो सकती हैं जहां पर टेंजेंट मुझे कैसे मिल जाए, पैरेलल। अब वो कैसे मिलेंगे मैं अभी बना करके बताता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज का मतलब समझो। हमने बोला था कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, और ओपन इंटरवल ए बी में वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल। बेटा कंटिन्यूटी का जब हम चेक लगाने जाते हैं ना, तो ध्यान से समझिएगा, अभी आपको लेक्चर मिलेगा। कंटिन्यूटी का चेक हम यदि एंड पॉइंट्स पे लगाते हैं, एंड पॉइंट्स, बेटा ध्यान से समझिएगा मेरी बात। हम लोग बोलते हैं ना LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बट जब हम एंड पॉइंट्स पे जाकर के कंटिन्यूटी का चेक लगाते हैं एंड पॉइंट्स पे, तब हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, हमारे पास तीनों फंक्शन होते नहीं है, तो वहां पे कोई दो यदि इक्वल है तो भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। मतलब जैसे मान लें बेटा ए पॉइंट को ढूंढा, तो हमने ए पर एफ ए की वैल्यू निकाली, ध्यान देना बेटा इधर, हमने ए पॉइंट पर एफ ए की वैल्यू निकाली, वो तो निकल गई। अब मुझे बताओ यदि मैं तुमसे बोलूं कि ए पॉइंट पर LHL निकालो, आप निकाल पाओगे क्या? आंसर है नहीं। क्यों? LHL होगा सर ए के लेफ्ट में, और ए के लेफ्ट में तो मेरा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, ए से तो स्टार्ट हो रहा है मेरा फंक्शन, तो हम LHL डिफाइन नहीं कर पाते, तो हम बोलते हैं चल LHL नहीं है तो RHL तो है, तो हमने RHL निकाला A प्लस, तो A के जस्ट राइट में यदि जाकर के यदि हम RHL निकाल रहे होंगे तो RHL की वैल्यू तो निकलेगी, तो RHL निकलता है और FA की वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे मालूम है, ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस कब होगा, जब मैं बोलूंगा कि FA इक्वल टू क्या हो जाए, RHL। मतलब A की वैल्यू और RHL की वैल्यू यदि सेम हो जाए तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन मेरा कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर तो कंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। आया? अच्छा वहीं देखो B पर देखा जाए तो B पर मैं अब RHL नहीं निकाल सकता, क्योंकि RHL का मतलब होगा B प्लस मतलब B के राइट में, तो B के राइट में निकालने जाओगे तो फंक्शन ही नहीं है। तो इस पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे सर, f ऑफ B इक्वल टू LHL आना चाहिए। LHL क्यों? क्योंकि B से पहले, B के जस्ट पहले उस पॉइंट पर तो फंक्शन डिफाइन है ना, LHL लिमिट, समझे? तो यहाँ पर LHL और FB का चेक लगाते हैं तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि भैया दोनों एंड पॉइंट्स पे फंक्शन मेरा कैसा है, कंटिन्यूअस, समझे? लेकिन वहीं पे सोचो एक चीज, जब हम डेरिवेटिव निकालने जाते हैं ना बेटा, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का चेक जो होता है वो होता है दो चीजें, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और एक राइट हैंड। तो किसी भी पॉइंट पर यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आना चाहिए। अब जरा सोचो, सिर्फ दो ही चेक होते हैं उसमें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड। अब मेरी बात बताओ, यदि ए पॉइंट पे गए तो ए पॉइंट पे तुम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल ही नहीं पाओगे, फंक्शन ही नहीं है। लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट साइड वाला चलेगा, तो लेफ्ट में फंक्शन ही नहीं है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा ही नहीं, सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। और यदि सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो फिर आप ये नहीं बता पाओगे कि वो फंक्शन वहां पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड है ही नहीं, क्योंकि दो ही चीज है, दो में से एक ही अपन निकाल पा रहे हैं, एक निकल ही नहीं रहा, तो हम बता ही नहीं पाएंगे ना कि वो है या नहीं है। तो इसलिए हमने ए पॉइंट पर चेक लगाया ही नहीं है वहां पे। वहीं पर RHL में यदि जाओगे B पॉइंट पे तो राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकाल पाओगे, राइट साइड वाला, लेफ्ट हैंड वाला निकल आएगा, तो हम चेक नहीं लगा पाते। इसलिए ना हमको जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो ओपन इंटरवल में कि मुझे A और B पे चेक नहीं करना, A और B के अलावा फिर सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन कंटिन्यूटी में हम उस A और B को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अभी क्लियर है? तो जल्दी से इसे नोट करो, तो फिर मैं आपको वो एटलीस्ट वाला फंडा बताता हूँ, बस प्रॉब्लम करते हैं फिर। चलो देखो बेटा, अब देखना वो एटलीस्ट वाला फंडा समझो कि एटलीस्ट का क्या चक्कर है। ध्यान से देखिए बेटा, उसने बोला कि इंटरवल ए बी में फंक्शन एटलीस्ट एक वैल्यू सी की ऐसी देगा जहां पर एफ डैश सी 0 हो रहा होगा। एटलीस्ट मतलब एक से ज्यादा भी दे सकता है। तो ध्यान से देखो कैसे देगा। यदि मान ले बेटा मैंने फंक्शन को इस तरीके से बनाया, यहाँ x है, यहाँ fx है। देखो जरा, यदि मैं इस तरीके से बनाऊं, ठीक, तो ध्यान देना इस a पॉइंट पर फंक्शन ने मुझे वैल्यू दी होगी fa, इस b पॉइंट पर भी फंक्शन ने मुझे वैल्यू दी है fb, और मैंने बोला दोनों सेम है। अब बेटा fa और fb यदि तुम्हें दोनों सेम मिलते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से सुनो,
यदि फंक्शन इस तरीके का हुआ तब क्या सिर्फ एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर टेंजेंट पैरेलल होगा? नहीं, यहां पर इस पॉइंट पर यदि निकालने जाऊं C1 पे तो भी टेंजेंट पैरेलल है, C2 पर भी टेंजेंट पैरेलल आएगा तो यहां पर भी f डैश C की वैल्यू 0 होगी, C3 पर भी वो पैरेलल आएगा तो यहां पर भी टेंजेंट 0 होगा, और C4 पर भी वो पैरेलल आएगा तो यहां पर भी टेंजेंट 0 होगा। तो मैंने बोला बेटा कितने पॉइंट्स हैं ऐसे जहां पर टेंजेंट 0 हो रहा है, टेंजेंट पैरेलल हो रहा है? 4 पॉइंट। तो आपको C1, C2, C3, C4 आपको 4 वैल्यूज ऐसे मिलेंगी जहां पर आपके f डैश की वैल्यू 0 हो सकती है। इसलिए उसने बोला कि एटलीस्ट एक, कम से कम एक जरूर आएगा, उसके अलावा जितने भी आ जाए उतनी बार। ठीक है, चलो अब इतना चेक लगा दिया, जल्दी से नोट करो, मैं प्रॉब्लम करवाता हूँ। देखिए बेटा, अब दो सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं, सीधे सीधे फंक्शंस यदि दिए जाएं तब कैसे करोगे? ठीक है, फिर और वैरायटी वाले क्वेश्चंस में आते हैं। पहला क्या है बेटा, fx दिया हुआ है, आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। प्रॉब्लम में क्या बोला है? वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x दिया हुआ है, इंटरवल 0 से 2 है। सबसे पहले बेटा हमने फंक्शन लिखा, देखते चलना मैं कैसे करता हूँ सॉल्व। तो fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और x का इंटरवल दिया भाई ने अपने को 0 से 2। अब ध्यान देना 0 to 2 में यदि हम इंटरवल सॉल्व करने जाए तो जरा चेक करो। सबसे पहले f डैश x निकालेंगे, डिफरेंशिएशन। सुनो, f डैश x छोड़ो, सबसे पहला काम कंटिन्यूअस है या नहीं, तो मुझे बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है? हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, मतलब मेरे को पता है कि 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर रखूं ये फंक्शन डिफाइंड ही देगा। क्या देगा मुझे मतलब नहीं, बट डिफाइंड देगा, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट तो नहीं हो रहा। ठीक है, चलो तो फंक्शन मेरा इतना तो समझ में आ गया कि फंक्शन मेरा कैसा है, डिफाइंड है, तो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के बाद में डिफरेंशिएबिलिटी का चेक लगाना है, तो डिफरेंशिएशन करो बेटा इसका। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, इधर से करेंगे तो आपको माइनस 6x आएगा प्लस 2 आएगा। अब सोचिए जरा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, क्या ये डिफाइंड है? क्योंकि इन सबके डिवाइड में 1 है। अब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में कुछ भी रखूं ये हमेशा डिफाइंड ही देगा, जो भी देगा। तो मतलब इतना समझ में आ गया कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल भी है। 2 चेक हो गए। थर्ड वाला चेक में क्या सर, फंक्शन में a की वैल्यू निकालना है f ऑफ a, मतलब f ऑफ 0 रखिए, तो 0 क्यूब माइनस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, तो मतलब आंसर 0 है। फिर मैंने f ऑफ b निकाला, मतलब 2 रखा फंक्शन में, तो बेटा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, सॉल्व करिए इसे तो ये मिलेगा 8 माइनस 4 इंटू 3 12 है ना, और 3 2 जा 6, तो 14 माइनस कहाँ पे, अच्छा यहाँ 2 आएगा ना, सॉरी, ओहो यहाँ तो 0 था, यहाँ 2 आएगा और ये 4 हो जाएगा, तो 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 12 0, तो ये आंसर 0 आया। अब सुनो ध्यान से, अपन ने जैसे ये चेक लगाया तो अपन को एक चीज़ मिल गया कि f ऑफ 0 एंड f ऑफ 2 ये दोनों मेरे लिए कैसे हैं, सिमिलर, सेम। अब f ऑफ 0 और f ऑफ 2 की वैल्यू सेम आ गई, मतलब दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो इतना समझ में आ गया कि थर्ड वाला स्टेप भी वेरीफाई हो गया। एंड द लास्ट स्टेप में क्या करना था, f डैश c निकालना था और बोलना था कि वो c हमारा इंटरवल 0 से 2 के बीच में आना चाहिए। तो अपन सीधे f डैश c निकालो, क्या करना है बेटा, f डैश c को क्या करेंगे फोर्थ स्टेप में 0, अरे उससे बोला था ना कि f डैश c 0 करेंगे तो कम से कम एक रूट आएगा ऐसा, तो हमने क्या किया, f डैश c को 0 किया, तो फंक्शन जो f डैश x है ना, बस x के प्लेस पे क्या रख दीजिए, c। मैंने x के प्लेस पे c रखा तो ये बनेगा 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लो, ठीक, फैक्टर्स बनते तो फैक्टर्स बना लो, क्वाड्रेटिक बनता तो क्वाड्रेटिक बना लो, जो भी फॉर्मूला मेथड लगा लो। चलो तो हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 36 माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू 3, मतलब ये बना मेरे पास 6 प्लस माइनस, बेटा 36 माइनस 24 मतलब 12 का रूट आएगा 2 रूट 3 अपॉन में 6। आप 2 को कॉमन लेकर के उड़ा दो, 2 को यदि कॉमन लेकर के उड़ा दो तो c की वैल्यू क्या आ रही होगी बेटा, 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 3। अब जरा एक काम करो, सुनो इसको सेपरेट करो, तो 3 बाय 3 मिलके 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 3 बाय रूट 3, रूट 3 बाय 3 मतलब 1 बाय
√3। अब बेटा अपन को चेक लगाना था कि c की कम से कम एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो हमारे इंटरवल में आए। तो जरा देखो एक चीज, यदि मैं 1/√3 निकालने जाऊं, 1/√3, आपको पता है, देखो एक आंसर क्या आ रहा होगा c का, एक आंसर आएगा सर 1 + 1/√3 और एक आएगा 1 - 1/√3। हाँ है ना। अब जरा एक चीज सोचो, 1/√3, √3 की वैल्यू 1.73 है ना, तो 1/2 के 0.4 मतलब 0 पॉइंट में आ रहा आंसर। अब 0 पॉइंट में जो भी आ रहा होगा वो 1 - 0 पॉइंट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो भी 0 पॉइंट में ही आएगा। अरे 1 में से 0 पॉइंट वाले को माइनस करोगे तो 0 पॉइंट में आएगा, मतलब क्या वो हमारे 0 से 2 के इंटरवल में है? तो मैं बोलूंगा यस। तो मेरा ये तो आंसर है। इसके बारे में बात करते हैं, 1 है। अब 1/√3 फिर से 0 पॉइंट समथिंग कुछ है, यदि मैं ऐड भी करूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अरे 2 तो नहीं आएगा ना, 2 कब आएगा? जब ये 1 बन जाए, तो 1 तो है ही नहीं ना ये, तो 2 तो आने से रहा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी मेरे इंटरवल में है। समझे मेरी बात? तो यहाँ पर जो हमारे c के दोनों वैल्यूज आए हैं, 2 वैल्यूज आए हैं और दोनों हमारे उस इंटरवल में है, तो हमने बोला कि हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि उसने हमसे बोला था कि कम से कम एक वैल्यू आनी चाहिए, कम से कम एक। यदि मान लो इन दोनों में से कोई एक आता और एक नहीं भी आता ना तो भी चलता, एटलीस्ट 1 होना चाहिए। उससे ज्यादा जितने आ जाए उतनी अच्छी बात हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। समझ में आए? अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो तो सेम पैटर्न पे नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए बेटा, अब नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या था? सिंपल एज इट इज, वही सॉल्व करना है। ध्यान दो, 2x³ + x² -4x - 2 और इंटरवल दिया है आपको -1/2 से √2 का। अब इस इंटरवल में अपन को फंक्शन को चेक करना था कि फंक्शन मेरा रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ध्यान दें, आप कंटिन्यूअस तो बोल ही दो क्योंकि फंक्शन कैसा है? पॉलिनोमियल, तो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। दूसरा वाला फंक्शन का चेक लगाया f'(x), तो मैंने हम निकालेंगे तो 6x² + 2x - 4, और ये भी इस इंटरवल में कंटिन्यूअस ही है क्योंकि ये खुद अपने आप में पॉलिनोमियल है, तो इसमें भी नॉट डिफाइंड तो आएगा नहीं। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल जो है फंक्शन है मेरा। अब से तीसरा स्टेप निकालना था f(a), तो -1/2 रखो इस फंक्शन में, तो बेटा 2 × -1/2 का क्यूब प्लस -1/2 का स्क्वायर -4 × -1/2 -2। सॉल्व करें तो ये बेटा बन जाएगा -8 और यहाँ से आया तो -1/4, ये बनेगा +1/4, यहाँ से बन जाएगा +2 -2, आंसर 0। ठीक है, चलो अब f(√2) निकाला तो 2 × √2 का क्यूब प्लस √2 का स्क्वायर -4√2 -2। सॉल्व करिए बेटा, √2 का क्यूब मतलब कितना होता है? √2 × √2 × √2 मतलब 2√2, तो 2 × 2 4, तो 4√2 लिखा बेटा। √2 का स्क्वायर मतलब 2 -4√2 -√2, सब कैंसिल हो गए, आंसर फिर से 0 दे दिया। तो आपको यहाँ से एक चेक मिल गया कि सर f(1/2) और f(√2) की वैल्यू सेम आ रही है। अब यदि ये दोनों सेम आती है, थर्ड स्टेप तक जाते जाते, तब हम बोलेंगे फोर्थ स्टेप में f' को 0 करें। अब f' को 0 करते हैं, तो देखो बेटा ध्यान से, f' = 0, तो सिंपल जो फंक्शन निकाल के रखे थे उसमें वैल्यू की जगह पे c रख दीजिए। क्या निकलेगा बेटा? 6c² + 2c - 4 = 0। इसे सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक से, c = -2 ± √b², तो 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 4 16, 16 × 6 96 है ना, और अपॉन में क्या रहा होगा? 12। तो सॉल्व करेंगे तो -2, ये 100 का आया तो ये +-10/12 आया। अब एक बार वैल्यू लेंगे तो प्लस, तो -2 + 10/2 मतलब ये 12 आ रहा होगा, मतलब ये हो गया आपका 8/12, तो 4 से जा रहा है तो 2/3, और 2/3 की वैल्यू जो भी आएगी अपन चेक कर लेंगे कि उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है, देखते हैं। और माइनस साइन लिया तो c = आ रहा होगा -2 - 10/12, तो -12/12 मतलब -1। अब देखो ध्यान से, -1 और ये दोनों में से क्या कोई है जो मेरे इस इंटरवल में आता हो?
सर मेरा आंसर है -1 नहीं आएगा। एक्चुअली -1/2 ना, नंबर लाइन पे आप जब देखोगे तो -1 यहाँ है, -1/2 यहाँ है ना, फिर 0 आता है और फिर यहाँ पे 1 आ रहा होगा और 1 के बाद में आपका √2 आएगा 1.414। तो बेटा कौन सा वाला आंसर देखो, 2/3 वो आपका इस इंटरवल में आ गया 0 से 1 के बीच में। तो 2/3 एक वैल्यू ऐसी है जो उस इंटरवल में वेरी कर रही है मतलब, और ये वाला जो है वो इस इंटरवल से बाहर है, तो ये वेरीफाई नहीं कर रहा बट ये वाला वेरीफाई कर रहा है। तो आपको बस ऐसे ही चेक करना है बेटा कि आपके इंटरवल्स को वो वेरीफाई करता है या नहीं करता। जल्दी नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, अभी एक प्रॉब्लम देखिए, ये आपका जेईई में आ चुका है। अच्छा है, मतलब थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए तभी बनेगा, नहीं तो दिक्कत आती है थोड़ी सी। ध्यान देना, आसान प्रॉब्लम है। क्या बोला है, इफ ax² + bx + c = 0, abc बिलोंग्स टू R, मतलब सारे रियल नंबर्स हैं। फाइंड द कंडीशन दैट दिस इक्वेशन वुड हैव एटलीस्ट 1 रूट इन 0 to 1, है ना, 0 to 1 इंटरवल में। अब ध्यान से देखो बेटा, आपको क्या दिया, ध्यान से देखना, मतलब समझते चलना। ax² + bx + c = 0 दिया हुआ है और उसने आपसे बोला है कि इस वाले इक्वेशन ने, इस कंडीशन ने, है ना, कम से कम एक रूट ऐसा दिया हुआ है जो हमारा इंटरवल कौन से में आ रहा है, मतलब एटलीस्ट 1 रूट इन 0 to 1, मतलब 0 से 1 के बीच में कम से कम उसका एक रूट है। तो मैं कंडीशन पे जाता हूं कि ऐसा कौन सी चीज होती थी, तो मैं बोला है रोल्स थ्योरम अभी लगाया हमने। हम बोलते थे ना वहां पे कि यदि fa = fb हो जाए, फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, fa = fb है, तो हम बोलते हैं कि f' जो है, f', ध्यान से समझना, f', उसको जब हम = 0 करते हैं तब वो कम से कम एक रूट ऐसा होता है जो देता है उस इंटरवल में। अब यदि ये वाली इक्वेशन तुम्हें 0 से 1 के बीच में एक रूट दे रही है, तो क्या ये इक्वेशन मेरे लिए f' है? अरे fx नहीं है ये मेरे लिए, ये क्या है मेरे लिए, f'। देखो मैंने अज्यूम किया लेट f' = ax² + bx + c ना बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बात, आप उल्टा समझो यहां से कि समझना मेरी बात को। उसने बोला है कि ये इक्वेशन 0 है, ये जो इक्वेशन है वो एक रूट दे रही है इस इंटरवल में। तो रोल्स थ्योरम में रूट कौन देता था, f' ना, f' वाला फंक्शन। इसका मतलब है कि ये f' होगा, ये f' है, तो इस f' ने 0 दिया होगा ना। नहीं समझ में आया? अरे कंडीशन क्लियर हुई? हमने क्या बोला था, fa = fb हो जाए, तब f' उसका f' को 0 करते तब कम से कम एक रूट ऐसा आता है जो उस इंटरवल में आए। अब इस वाले प्रॉब्लम में उसने मुझे बोला था कि ये जो इक्वेशन है, ये जो कंडीशन है, वो कम से कम एक रूट है जो इस इंटरवल में दे रही है। इसका मतलब है कि ये क्या रहा होगा, f', मतलब फाइनल वाला स्टेप है। तो हमने बोला कि चल f' को हमने क्या अज्यूम कर लिया बेटा, ax² + bx + c। अब मुझे कंडीशन निकालनी थी, कंडीशन मतलब abc में एक रिलेशन निकाल के लेने आया। तो अब मैं वही चीज करता हूँ ना, देखो ध्यान से, याद है, यदि f' 0 की हो तो fa = fb भी तो होगा ना। अब यदि हम उस कंडीशन को लगाएं तो मुझे आंसर मिल सकता है, लेकिन उसके लिए दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है ध्यान से समझना। दिक्कत ये है कि उसके लिए fx चाहिए होता है और मेरे पास f' है। तो f' से fx लाने का तरीका क्या होता है, f' से fx लाने का तरीका इंटीग्रेशन। यदि मैं डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर दूं तो वो fx दे देगा, अरे खत्म हो जाता है ना इफेक्ट उसका। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करूंगा तो f' का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या दे देगा बेटा मुझे इंटीग्रेशन के बाद, fx। इसका इंटीग्रेशन किया तो a बाहर आया, x² का हो जाएगा x³ / 3, b बाहर आया, x का हो जाएगा x² / 2, c और उसका x, और साथ में एक कांस्टेंट और आ रहा होगा d, साथ में एक कांस्टेंट और क्या आ गया, d, तो मैंने d भी लिख दिया। अरे चलेगा, चलो। तो अब ये जो चीज निकल के आई ना बेटा, ये मेरे लिए क्या आई, ax³ / 3 + bx² / 2 + cx + d, ये तुम्हारा fx आया। अब सुनो, ये fx तो आ गया, आपको abc में रिलेशन निकालना था। एक चीज बताओ, क्या हम इंटरवल चेक करें, 0 और 1 के बीच में बोला ना, तो अपन एक बार सबसे पहले f निकालो। f की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ बताइए, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा सिर्फ d। और वहीं पर हमने f भी निकाला, 1 निकालने जाएंगे तो ये निकलेगा a/3 + b/2 + c + d, आ गया। और कंडीशन क्या होती थी, यदि ये कंडीशन ऐसे फुलफिल हो रही है, इसका मतलब है कि f और f भी तो इक्वल रहे ही होंगे ना,
एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 रहा होगा, बस दोनों को इक्वेट कर दिया तो ये d इक्वल टू a/3 प्लस b/2 प्लस c प्लस d, dt गया। एलसीएम लोगे तो यहाँ से एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ बनेगा 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0। इसको इधर लेकर के जाओ, खत्म हो जाएगा, तो 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0। ये वो कंडीशन निकल के आती है जब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही हो। अरे समझ में आया? नहीं आया? देखो ये प्रॉब्लम अच्छा था, ध्यान से एक बार जरूर पढ़ के रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप रिवर्स प्रोसेस पे गए हो, यहाँ पे हम रिवर्स प्रोसेस पे गए हैं, तो ध्यान से समझ के रखना, ठीक है। चलो अब इतना, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वाले में अपन लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे जाते हैं और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम करते हैं, फिर उसके बाद दोनों के मिक्स क्वेश्चंस कर लेंगे उस लेक्चर में, ठीक है। चलो बाय बेटा।